देखो अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं यार, सुनो। अब आप यहाँ पर वर्किंग ऑफ प्रिज्म, आपको ब्लैक बोर्ड की फीलिंग दे दे, ठीक है ना, ब्लैक स्क्रीन और व्हाइट चौक। वर्किंग ऑफ प्रिज्म, ठीक है। देखो, स्लैब के बाद दूसरा नंबर प्रिज्म का है। तो प्रिज्म, अगर आप सब में देखा हो कभी, अगर आपके कभी भी प्रिज्म की नजर पड़ी हो आप पर, मैं सॉरी, आपकी नजर प्रिज्म पे, प्रिज्म की नजर आपके ऊपर नहीं, आपकी नजर प्रिज्म के ऊपर, तो कुछ ऐसा होता है। ये तीन थ्री साइडेड ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट होता है, ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। थ्री साइडेड ग्लास प्रिज्म होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में। नॉर्मल केसेस में इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ये, मतलब तीनों साइड्स बराबर होती है इसकी। अब ऐसे प्रिज्म के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, मान लो कोई रे इंसिडेंट कराई, तो सपोज इधर से कोई हमने एक रे इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कराई, क्या होगा इस रे के साथ, क्या होगा जानते हो? मतलब ये जो रे आप इंसिडेंट कराओगे, ये प्रिज्म के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब आप प्रिज्म के अंदर एंटर करते हो तो बाहर आपका मीडियम एयर है और अंदर यहाँ पर मीडियम ग्लास है। तो जब आप एयर से ग्लास की तरफ कोई रे लेकर गए, इसको हमने कहा कि ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा इंसिडेंट रे है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करो जो यहाँ के लिए नॉर्मल लाइन का काम करेगी। इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइन, जो इस पॉइंट के लिए एज अ नॉर्मल होगा, ठीक है। मतलब अगर हम इसका नामकरण कर दें ना, इसका नाम दे दें, प्रिज्म का नाम रख दें, इसका नॉमेनक्लेचर कर दें, मान लो ये P है, ये Q है और ये R है। तो ये नॉर्मल किसके लिए है? ये नॉर्मल है एट सरफेस PQ, ये PQ सरफेस का नॉर्मल है, मतलब PQ सरफेस के परपेंडिकुलर है ये। और इंसिडेंट रे का इसके साथ जो एंगल बनेगा उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस I डिनोट कर दीजिए कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। अब क्या होगा, क्योंकि आप एयर से ग्लास में जा रहे हो, तो देखो जब आप एट PQ हो तो हम एयर से ग्लास जा रहे हैं, एयर टू जब ग्लास जा रहे हो तो इसका मतलब आप रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हो। और जब आप रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाओगे तो वो जो रे है, वो रे वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ठीक है, देखो मतलब वो टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी रे, यानी कि कुछ इस तरीके का रे डायग्राम होगा, इस तरीके से टुवर्ड्स नॉर्मल। अब इसमें जो रे वो बनेगा एंगल, इसमें जो एंगल बनेगा, अगर आप देखो तो ये एंगल हमने मान लिया एंगल R1, इसको हमने एंगल R1 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड सरफेस पर नॉर्मल लाइन बनाएंगे। सेकंड सरफेस पर अगर आप एक लाइन खींचो जो इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैं स्नेल्स लॉ फॉलो कर दूं। पहले वाले सरफेस पर जब स्नेल्स लॉ लिखोगे, स्नेल्स लॉ पहले वाले सरफेस के ऊपर, तो क्या बनेगा, वो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 इक्वल टू, कौन सा मीडियम यहाँ पहला है, तो एयर से ग्लास में जा रहे हैं, तो एयर मेरा फर्स्ट मीडियम है और ग्लास मेरा सेकंड मीडियम है। तो न्यूमरेटर में आप हमेशा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखोगे, सेकंड मीडियम ग्लास है तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, और फर्स्ट मीडियम एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, ठीक है। इस पूरे रेशियो को टाइम बिंग हम लोग म्यू मान लेते हैं, इसको हम एक म्यू का रेशियो मान लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि ये रे रिफ्रैक्ट करके यहाँ आ गई। अब आपका सरफेस PQ आ गया, सरफेस PQ पर ग्लास है और बाहर फिर एयर है, आउटसाइड फिर से एयर हो गई। तो अब यहाँ पर रे डायग्राम कैसे बनेगा, मतलब कि अब आप क्या हुआ, देखिए अब क्या हुआ आपका, अगर हम एट PR की बात करें तो एट PR
सरफेस पीआर पे। अब आप ग्लास से वापस एयर की तरफ जा रहे हो, ग्लास टू एयर। तो ग्लास तो डेंसर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है, तो इस केस में लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, और जब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी तो आप इसको किस तरीके से दिखाओगे? देखो, इसको आप इस तरीके से दिखाएंगे, यहां पर जो रे दिखाओगे रिफ्रैक्ट होने के बाद वो नॉर्मल से दूर यानी इस तरफ आ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, और उसके अंदर ये जो एंगल है बाहर निकलने वाला, इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस ई कह रहे हैं, और अंदर वाला एंगल यहां पर जो बन रहा है इसको एंगल R2 कह रहे हैं। तो अब की बार क्योंकि आप ग्लास टू एयर जाए तो ग्लास आपके लिए पहला मीडियम है और एयर आपके लिए दूसरा मीडियम है। तो स्नेल्स लॉ क्या फॉलो होगा? देखो, साइन ऑफ ग्लास के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है? तो इनसाइड ग्लास द एंगल इज R2, इनसाइड ग्लास द एंगल इज R2, तो साइन ऑफ R2। एयर में जाने पर कौन सा एंगल हो गया? तो E हो गया, इक्वल्स टू स्नेल्स लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी। तो इसको तो आप वापस 1/म्यू कर सकते हो ना, क्योंकि म्यू जी बाई म्यू ए अगर म्यू है तो म्यू ए अपॉन म्यू जी 1/म्यू है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये दो इक्वेशंस हो गई आपकी। अब समझने वाला पॉइंट आया। समझने वाला पॉइंट क्या है? देखो, जो हमारा इंसिडेंट रे था, अगर इसको हम ओरिजिनली देखें तो ये इस रास्ते पे जा रहा था, ये इस रास्ते पे ऐसे मूव कर रहा था। दिस वाज पाथ ऑफ रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। दिस वाज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। और ये जो फाइनल है ये आपका पाथ है किस चीज का? तो ये है पाथ ऑफ इमर्जेंट रे, पाथ ऑफ इमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच क्या एंगल बन रहा है? अगर हम पाथ ऑफ इमर्जेंट रे को बैक साइड पर एक्सटेंड कर दें, पाथ ऑफ इमर्जेंट रे को बैक साइड एक्सटेंड कर दें, तो इन दोनों पाथ के बीच में ये जो एंगल बना, एंगल इंसिडेंट रे के पाथ में और इमर्जेंट रे के पाथ में, इसको हम लोग एक सिंबल से डिनोट करेंगे, डेल्टा। और इस डेल्टा को आप कहोगे कि ये डेविएशन बाय प्रिज्म है, डेविएशन बाय प्रिज्म। क्या डिफाइन कर सकते हो इसको? एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में हुआ? तो इट इज द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड किसके हुआ? इमर्जेंट रे एंड किसका हुआ ये? तो एंड इंसिडेंट रे। तो अब ये एंगल आपको निकालना है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। तो देखिएगा, आप ट्राई करिएगा। इस डायग्राम को जूम कर रहे हैं यहां पर। अब आप देखो, डायग्राम बड़ा किया मैंने। अब देखिएगा, हम लोग को ये डेल्टा एंगल चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, पहले इसको सही करने दो। ये जो हल्की फुल्की गड़बड़ है ना, इसको सही करने दो। पहले यहाँ पर सही करने दो। ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन है, और ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर ले पहले, उसके बाद आगे बता रहे हैं। और ये हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। चलिए अब बताइए, ये एंगल कितना बनेगा? बता पाओगे? ये एंगल, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, देखिएगा, ये एंगल बताना आपको। ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल ज्योमेट्री लगाओ, ज्योमेट्री लगाओ बच्चा। ये जो R1 वाला एंगल है, मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ। ये एंगल मेरा R1 है, ये एंगल R1 है, ये एंगल I है, ये आपके पास इधर I एंगल है, इधर की तरफ R1 एंगल है। तो जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ,
क्या ये एंगल आई माइनस R1 लिख सकते हैं? यस और नो? कैन वी राइट इट आई माइनस R1? बोलो यस और नो। ठीक है जी, 1 है। ठीक है, देखो स्क्रीन ठीक दिख रही है ना आपको? जूम करके रखा है मैंने ताकि आपको बड़ा बड़ा डायग्राम देख पाओ। ठीक है, सही है, बिल्कुल। अब ये वाला एंगल बता रहा है, जरा इधर की तरफ ध्यान से देखिएगा। अब मैं दूसरा एंगल बताने जा रहा हूँ, दूसरे एंगल पे। ये एंगल जहां पर स्क्रीन पर आपका मेरा पेन मूव कर रहा है, ये एंगल, क्या इसको E माइनस R2 कर सकते हैं? इज इट E माइनस R2? बोलो भाई, इज इट E माइनस R2? ठीक है, यस। अब आप आओ, अब ध्यान से देखना। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि ये जो पॉइंट है जहां पर मैं अब अपना मार्कर मूव करूंगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए डेल्टा जो है एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल के लिए डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से डेल्टा की वैल्यू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होनी चाहिए। यानी कि जो डेल्टा है ये एक्सटीरियर एंगल है, और इसके सामने इंटीरियर एंगल कौन से हैं? I माइनस R1 और E माइनस R2। तो इट शुड बी I माइनस R1 एंड प्लस E माइनस R2। एग्री? एग्री करते हो आप? यहां से यहां तक एग्रीड हो आप लोग? ठीक है, जहां पर डिसएग्री करिएगा बता दीजिएगा, सर गड़बड़ चल रही है। मैं ये चाहता हूं कि आप डेरिवेशन अपने माइंड में बिठा लें, सो दैट आपको क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में बेनिफिट हो। क्लास 12th में आपको दोबारा डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं होगी, काफी सब चीजें आपकी क्लास 10th में ऑलरेडी कवर हो चुकी होंगी। अब आते हैं मेन पार्ट पे। अब सुनिए क्या है। ये जो एंगल है टॉप पॉइंट, ये जो टॉप एंगल यहां देख रहे हो आप, इस एंगल को मैं कह रहा हूं कि ये मेरा कैपिटल ए है, जिसको हम यूजुअली प्रिज्म एंगल का नाम देते हैं। प्रिज्म एंगल, कैपिटल ए इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। कैपिटल ए कॉल्ड एज प्रिज्म एंगल। अब आप मुझे ये बताओ, कैपिटल ए प्रिज्म एंगल है, ठीक है जी। इसके साथ आपको क्या करना है, ध्यान से जो जो मैं बोलूंगा आप सुनते रहिएगा और आंसर दीजिएगा। ये लाइन नॉर्मल थी। फोकस ऑन द स्क्रीन नाउ, फोकस ऑन द स्क्रीन। जहां पर भी मेरा कर्सर मूव करेगा आपको बताना है कि ये एंगल कितना होगा। मैंने आपकी ब्लू कलर यूज किया है, तो ये जो ब्लू कलर से मैं एंगल दिखा रहा हूँ, ये एंगल कितना होगा, ब्लू वाला एंगल। जबकि आपको ये पता है कि ये जो डॉटेड लाइन आप दिखा रहे हो, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल लाइन है। डॉटेड लाइन नॉर्मल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने एंगल लिखा है, इसको 90 माइनस R1 कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? सिमिलरली आप चाहो तो मैं यहाँ से कुछ पोर्शन रिमूव कर सकता हूँ, मैं चाहो तो कुछ पोर्शन इरेज कर सकता हूँ। चलो मैं थोड़ा बहुत इधर से इरेज कर देता हूँ, ये सब इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये सब इरेज कर देते हैं। चलिए वापस आइए। तो ये लाइन थी हमारी, है ना। अब मैं दूसरा एंगल कौन सा कह रहा हूँ आपसे यार? दूसरा एंगल मुझे ये बताओ, इस तरफ जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल है अगेन, जहां पर मेरा ब्लू मार्कर चल रहा है, ये दूसरा एंगल। क्या ये एंगल 90 माइनस R2 है? हाँ है। तो ये 90 माइनस R2, ये 90 माइनस R1। अब आप फोकस करिए, नाउ फोकस, नाउ फोकस। आपके पास एक ट्रायंगल मिल गया, आपके पास एक ट्रायंगल आ गया जिसके अंदर यहां पर एंगल कैपिटल ए है, यहां पर एंगल 90 माइनस R1 है, और यहां पर एंगल 90 माइनस R2 है। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? कैन यू प्रूव दैट कि R1 प्लस R2 की वैल्यू ए के इक्वल होगी? कैन यू प्रूव ऑल ऑफ यू?
कैन यू प्रूव दैट R1 plus R2 will be equals to angle A? सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी लगाओ ट्राइंगल्स की। ठीक है कृष्णा जी, शाबाश, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया ना आपका? हाँ जी अश्विका। अब सुनिएगा, अब क्या कहने जा रहा हूं मैं। जब ये सब चीजें आपने प्रूफ कर ली, इतनी मेहनत हो गई मेरी, अब सब कुछ हो गया, अब ऑलमोस्ट हम लोग फिनिशिंग एंड पे हैं। तो डेल्टा कितना हुआ? डेल्टा यहां पर नजर रखो, ये आई है और इधर ई है, तो डेल्टा हो गया आई प्लस ई, और ये -R1 और -R2 जो है उसमें से निकाल करके उसको कैपिटल ए लिख सकते हो। डेल्टा की वैल्यू हुई आई प्लस ई माइनस ए। यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है द डेविएशन बाय प्रिज्म। ये फॉर्मूला है डेविएशन बाय प्रिज्म का, आई प्लस ई माइनस ए। आप सभी का आंसर यहां तक आ जाना चाहिए अब तक। ठीक है, सभी का आंसर यहां तक आ जाना चाहिए, आई प्लस ई माइनस ए। चलिए आप देखिए, ठीक है वापस आ जाओ, ये डेरिवेशन हो गई आपकी। सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन ज्यादा ही छोटी हो गई। चलिए अब जब हमारा डेरिवेशन हो गया, अब वापस आओ। मैं क्या कह रहा था आपसे, देखिए कि जब आपने डेविएशन सॉल्व कर लिया कि डेविएशन इज आई प्लस ई माइनस ए, ये रिजल्ट डिराइव हो गया मेरा। और इसके अलावा मुझे दो रिजल्ट्स और कौन से काम करेंगे? इसके अलावा दो कौन से रिजल्ट्स और हैं? दो रिजल्ट्स, एक ये आपका स्नेल्स लॉ है, यहां पर ये इक्वेशन, और एक ये वाली इक्वेशन। क्योंकि सेकंड इक्वेशन से मुझे एंगल ई के बारे में मालूम चलेगा, और फर्स्ट इक्वेशन से ये तीन इक्वेशंस आपको हमेशा यूज करनी है। कौन सी तीन इक्वेशन? 1, 2 और ये थर्ड। नाउ these three equations are sufficient to find out every essential information about prism. By these three relations, out of which two equations are basically Snell's law, and one is a geometrical relation, property of angles, through which delta will be I plus E minus of A. ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूं कैसे काम आएगा वो समझो। मेरा एग्जांपल देखो, मैं आपको भी एग्जांपल भी दूंगा इसका कि आप डेल्टा कैसे निकाल सकते हो। देखिए एज्यूम करो, लेट्स से आपसे कहा जाए कि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, एग्जांपल क्या है? सपोज करो एंगल आई, साइंटिफिक कैलकुलेटर फिर चाहिए होगा आपको, ठीक है रे। सपोज एंगल आई इज 45 डिग्री मान लेते हैं इसको, ठीक है। एंगल आई 45 है और म्यू जो है वो √2 है फॉर एग्जांपल। एंगल ए हम लोग ये मान लेते हैं 75 डिग्री, नहीं 75 नहीं, सॉरी, एंगल ए हम लोग मानेंगे सपोज दैट 60 डिग्री। और क्वेश्चन ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा कितना होगा? तो एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं यहां पर। सबसे पहले इक्वेशन 1, सबसे पहले आपकी इक्वेशन 1, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप रेडी रखिएगा। एंगल आई 45 डिग्री है, एंगल R1 का कुछ पता नहीं, लेकिन म्यू का पता है कि म्यू √2 है। तो इससे आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि R1 कितना बनेगा। आई की जगह 45 डिग्री, एंगल R1 का कुछ पता नहीं है, लेकिन म्यू की वैल्यू √2 है। तो इससे आप मुझे सॉल्व करके बताएं कि क्या आपके हिसाब से एंगल R1 कितना बन रहा है कैलकुलेट करने पर, बताएं मुझे। और ये नॉर्मल हो जाएगा, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे ख्याल से नहीं चाहिए होगी, ठीक है। चेक करके बताओ R1 कितना आएगा फर्स्ट इक्वेशन से।
फर्स्ट इक्वेशन से। नहीं समझ पा रहे हो? ये न्यूमरेटर में साइन 45 डिग्री हो जाएगा, न्यूमरेटर में साइन 45, डिनोमिनेटर में साइन R1 और राइट हैंड साइड पर √2। इसको सॉल्व करेंगे तो R1 कितना बन जाएगा आपका? R1 की वैल्यू साइन R1 1/2 नहीं आ रहा क्या आपका? साइन R1 की वैल्यू 1/2 आ रही कि नहीं आ रही है? साइन 45 1/√2 होता है साइन 45। तो R1 की वैल्यू, भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करो बच्चा आप लोग, बिकॉज अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ाएंगे फिर। तो R1 की वैल्यू आप चेक करिए 30 डिग्री आएगी। ठीक है, R1 आ गया। अब मैं किस चीज का यूज करूंगा? अनुष्का, ठीक है बच्चा, अनुष्का अनुष्का सॉरी, शाबाश। देखिए 3 इक्वेशंस ये थी, एक और इक्वेशन थी जो हमने बीच में यूज की थी, वो ये थी R1 प्लस R2 वॉज कैपिटल A। इसको भी यूज किया था, R1 प्लस R2 वॉज कैपिटल A। तो नाउ R1 पता चल गया 30, एंगल A दे रखा है 60। तो अब बताओ कि R2 कितना होगा? एंगल R2 की वैल्यू, R1 30 डिग्री है, इक्वेशन 1 से आ चुका है। R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल A हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव किया था पहले प्रिज्म में, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। ये भी फ्रीक्वेंटली यूज होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला रिजल्ट है। तो आपको क्या लग रहा है अब R2 कितना आएगा? 30 डिग्री, वेरी गुड। अब जब R2 30 हो गया, अब आप इक्वेशन 2 लगाओ, अब आप इक्वेशन 2 पे आ जाओ और हाँ अश्विका बिल्कुल सही आंसर है, इक्वेशन 2 पे जाओ। इक्वेशन 2 में ये जो R2 है, R2 अब ये 30 डिग्री हो गया, R2 30 डिग्री हो गया। एंगल E आपको कैलकुलेट करने को दिया जा रहा है और ये जो म्यू है ये √2 है। तो अब मुझे बताओ कि एंगल E कितना आएगा? इक्वेशन 2 से एंगल E की वैल्यू, एंगल E की वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या आएगी मुझे बताइए, कैलकुलेट करके आप ही लोग बताओगे, क्योंकि बस कैलकुलेशंस आप लोगों को केयर करनी है, कंसेप्ट मुझे समझाने हैं। अनुष्का सक्सेना, शाबाश। तो एंगल E इसके थ्रू 45 डिग्री आ गया, शाबाश अश्विका। फाइनली इक्वेशन 3 पे आओ, फाइनली इक्वेशन 3 पे, और बताओ कि डेल्टा क्या होगा, बिकॉज दैट वाज द मेन क्वेश्चन, व्हाट वाज द डेविएशन पार्ट। तो डेल्टा कितना होगा इस केस में? तो एंगल I प्लस E, एंगल I कितना है मेरे लिए? 45 डिग्री, एंगल I की वैल्यू। एंगल E कितना है? 45 डिग्री। एंगल A कितना है? 60 डिग्री। एंगल A कितना है? 60 डिग्री। तो टोटल कितना बना? इसका मतलब 30 डिग्री का डेविएशन हुआ, 30 डिग्री का डेविएशन हुआ। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है? देखिए इसका फिजिकल मतलब क्या है वो भी समझा दूं आपको। फिजिकल मतलब क्या है कि फिजिकल मतलब इसका ये है, देखो क्या, कि अगर हमारे पास यहाँ पर प्रिज्म है, ऐसे करके मान लो प्रिज्म है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने कोई रे भेजी, इसके ऊपर हमने एक रे ऐसे स्ट्राइक कराई, तो ये रे इस प्रिज्म को जब क्रॉस करेगी, इस प्रिज्म से क्रॉस करके, और फाइनली जब यहाँ से बाहर आएगी, प्रिज्म से जब फाइनली बाहर आएगी, और बीच में इसको इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपका डेल्टा था 30 डिग्री, यानी कि प्रिज्म ने उस लाइट रे को 30 डिग्री एंगल से डेविएट कर दिया है। एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री। ये इसका फिजिकल मतलब हुआ कि अगर ये प्रिज्म इंटरफेयर ना करता तो ये लाइट रे सीधे जाती, ये लाइट रे इधर जा रही थी, बट प्रिज्म ने उस रे को 30 डिग्री टर्न करके और अब इस डायरेक्शन में भेज दिया, उसने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। प्रिज्म लाइट रे की डायरेक्शन को चेंज कर देगा बाय द एंगल ऑफ डेल्टा। और ये हम लोगों ने अभी लर्न कर लिया कि इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस एग्जांपल, थ्रू दिस एग्जांपल। अब आप मुझे समझाओ, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ऑप्टिक्स में
प्रिज्म की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, प्रिज्म की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारी ऑप्टिक्स में और साइंटिफिक जो वर्ल्ड है हमारा उसके अंदर प्रिज्म की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो नॉर्मली मिनिमम डेविएशन के अंडर पे की जाती है। प्रिज्म की जो कंडीशंस हैं, हम लोग प्रिज्म को यूज करते हैं इन अ मोड वेयर डेल्टा इज मिनिमम। कैसे होगा वो, ये मेन क्वेश्चन है। हाउ टू ऑब्टेन मिनिमम डेविएशन, हाउ टू ऑब्टेन मिनिमम डेविएशन, ये क्वेश्चन है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस क्या होंगी, कैसे मिलेगा ये? तो देखिए कैसे होगा, मैं बता रहा हूं आपको। डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए है। मैं इसका एक्चुअल प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, कैलकुलस बेस का जो प्रूफ है वो तो नहीं दे पाऊंगा, बट नॉन कैलकुलस प्रूफ जो क्लास 10th के लेवल पर समझा जा सकता है वो मैं आपको दे रहा हूं। वो ये है दैट डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए है। इसमें ए फिक्स है, ए आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। एक बार हमने प्रिज्म मार्केट से परचेज कर लिया और प्रिज्म अपने लेबोरेटरी में ले आए, तो अब आप उसका एंगल नहीं बदल पाओगे। ग्लास का प्रिज्म होता है ना, उसको तोड़ेंगे तो है नहीं, तो एंगल है फिक्स है। तो वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, आई प्लस ई। यहां पर आप मैथमेटिक्स का एक रूल लगाओगे दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आई प्लस ई है, हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई को लिख सकते हैं आई माइनस ई होल स्क्वायर प्लस 4i इंटू ई और माइनस कैपिटल ए। ध्यान दीजिएगा माइनस कैपिटल ए फिक्स है। आई माइनस ई स्क्वायर, बता पाएंगे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? किसी भी स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ एनी स्क्वायर नंबर 0। कब? ये तब होगा जब आई इक्वल्स टू ई, कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। और जब आप यहां पर मिनिमम वैल्यू पुट कर दोगे, यहां पर मिनिमम वैल्यू, तो फिर डेल्टा मिनिमम आएगा। ये मैंने आपके लेवल का प्रूफ दिया है, वैसे प्रूफ इसका अलग है। यानी कि जो मिनिमम डेविएशन होता है वो तब मिलता है जब एंगल आई की वैल्यू एंगल ई के बराबर हो। एंगल आई और एंगल ई जब इक्वल हो जाते हैं तो प्रिज्म का डेविएशन मिनिमम चला जाता है, कम से कम डेविएशन होगा प्रिज्म के अंदर। अब आई इक्वल टू ई कब होगा, ये भी क्वेश्चन है। आई और ई बराबर कब होंगे, ये ध्यान दीजिए। अब जरा फोकस करो इक्वेशन 1 पे और इक्वेशन 2 के ऊपर फोकस करिएगा। तो यहां से पहले ये डेटा हटाओ, ये वैल्यूज हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये वैल्यूज हटाओ। और इसके बाद जरा फोकस करना है इक्वेशन 1 पे और इक्वेशन 2 के ऊपर, ये वैल्यूज हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? दोनों इक्वेशंस मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड पर देखिए, लेफ्ट साइड पर क्या बनेगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ R2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ई। और राइट साइड पर क्या होगा, यहां पर राइट साइड पर म्यू है और इसके राइट साइड पर 1 बाय म्यू है, तो मल्टीप्लाई करने पर 1 बनेगा। और मिनिमम डेविएशन के लिए आई को ई के बराबर किया गया है, आई इक्वल टू ई किया गया है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए आई इक्वल टू ई है, तो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ ई कैंसिल। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि R1 इक्वल टू R2 होगा। ये प्रूफ हो गया कि R1 इक्वल टू R2 होगा। और R1 इक्वल टू R2 किसके बराबर होगा? एक और पॉइंट देखो, एक बार फिर देखना है, जो बीच में हम लोगों ने यहाँ पर एक डेरिवेशन ये किया था, देखिए यहाँ पर एक ये प्रूफ किया था कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A है।
जैसे कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A, तो ये रिलेशन यूज करो R1। अब अगर R1 R2 बराबर होने हैं तो वो दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, A/2। ठीक है जी, दोनों की वैल्यू A/2 के इक्वल करोगे, यानी क्या रिजल्ट होगा, देखो यहाँ पर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2। So this is the important criteria of minimum deviation. When the angle, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे अब दिखा रहा हूँ, इस पेज पे काफी कुछ लिख लिया हम लोगों ने, अब हमें नेक्स्ट पेज यूज कर लेना चाहिए। देखो इसको जल्दी से हम लोग जरा पहले बना लें, उसके बाद करते हैं। ठीक है, हमारा ये था कि ये प्रिज्म है, मान लिया इस तरीके से प्रिज्म है। ठीक है, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लो इस तरीके से प्रिज्म है और जो रेज हैं वो कुछ इस तरीके से ट्रांसफर हुई, यहाँ पर रे आई, उसके बाद ये रे प्रिज्म के अंदर डेविएट कर गई, मतलब रिफ्रैक्ट हो गई, और उसके बाद यहाँ से वो बाहर निकल गई, ऐसे इस तरीके से हुआ ये। हम लोगों ने यहाँ पर जो लाइन बनाई थी इसको नॉर्मल लाइन कहा था, यहाँ पर लाइन बनाई इसको नॉर्मल लाइन कहा था। ठीक है, ये सारी मेरी कहानी थी। इस कहानी के बाद क्या हुआ, देखिए इस कहानी के बाद क्या हुआ, ये एंगल आई है, ये एंगल हमारा R1 था, ये एंगल R2 था, और ये एंगल E था, और ये कैपिटल A है। हम लोग क्या कह रहे हैं कि मिनिमम डेल्टा कब होगा, डेल्टा मिनिमम करने के लिए पॉइंट नंबर 1 एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2, और पॉइंट नंबर 2 एंगल I इक्वल टू एंगल E। यानी ये जो R1 एंगल देख रहे हो और ये जो R2 एंगल है ये बराबर होने पड़ेंगे। तो ये जो रे है वो प्रिज्म के अंदर सेम एंगल बना रही है, जितना एंगल वो नॉर्मल एट सरफेस 1 से बना रही, उतना ही एंगल वो नॉर्मल एट सरफेस 2 से बना रही। जब दोनों तरफ के नॉर्मल से उसका एंगल बराबर बनेगा, लेफ्ट साइड के नॉर्मल से और राइट साइड के नॉर्मल से जब वो इक्वल एंगल बनाएगी, तो आप कहोगे कि इसका जो डेविएशन है वो मिनिमम होगा, दैट विल बी द मिनिमम डेविएशन। इस क्राइटेरिया को आपको ध्यान रखना है। मिनिमम डेविएशन तब मिलता है जब R1 इक्वल टू R2 और ये दोनों की वैल्यू A/2 हो। यानी कि अगर हमारा कोई प्रिज्म जब 60 डिग्री एंगल का है, तो जब अंदर 30 डिग्री एंगल बनेगा तो ऑटोमेटिकली डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होगी। अगर हमारा प्रिज्म किसी और एंगल का है, मान लो अगर हमारा प्रिज्म यहाँ पर 80 डिग्री एंगल का है, तो आप कुछ ऐसा कर दो कि अंदर वाला जो एंगल बने वो 40 डिग्री बन जाए, तो आप क्या कहोगे, ये डेल्टा मिनिमम होगा। यही क्राइटेरिया है कि अंदर वाला एंगल अगर प्रिज्म एंगल का हाफ हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली मिनिमम डेविएशन बनेगा। और इस केस में आई कितना होगा, ऐसा करने के लिए आई कितना होगा, तो ये आई निकाल सकते हो बाय स्नेल्स लॉ, दैट साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल R1 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर अंदर का एंगल 30 डिग्री है, फॉर एग्जांपल म्यू की वैल्यू कुछ दे रखी है, मान लो जो भी कुछ वैल्यू गिवन होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग आई की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आपको? बोलो भाई, यहां तक क्लियर हुआ आपको? मिनिमम डेविएशन कंसेप्ट क्लियर हुआ? जितनी बातें मैंने कही जल्दी से यस और नो करके कंफर्म करें भाई। यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई कि मिनिमम डेविएशन मिलने के लिए क्या होना चाहिए? प्रिज्म के अंदर जब रे चली जाए, प्रिज्म के अंदर, तो अंदर वाले जो एंगल्स हो, प्रिज्म के इनसाइड वाले एंगल्स, यानी कि R1 R2, ये एंगल्स प्रिज्म एंगल के हाफ होने चाहिए, तब जाकर के ये मिनिमम डेविएशन पे आएगा। तो ये वर्किंग ऑफ प्रिज्म है, वर्किंग ऑफ स्लैब, ये दो चीजें हमारी डिस्कस हुई, और इसके साथ हमारा जनरल ऑप्टिक्स खत्म हो जाता है। अब आपका ऑप्टिक्स जो आएगी वो ऑब्जेक्ट और इमेज वाली आएगी, कि ऑब्जेक्ट है उसकी इमेजेस बन रही हैं स्फेरिकल मिरर के थ्रू, लेंसेज के थ्रू, और ये सब चीजें जहां पर फोकल लेंथ और बाकी पावर वगैरह पढ़ोगे। तो तब तक आप ये सारा कुछ रिवाइज करो। ठीक है, इसकी असाइनमेंट भेजी जाएगी, आपको डिस्कस सॉल्व करनी है और असाइनमेंट डिस्कस की जाएगी। ठीक है, चलिए बाय बाय कहने का टाइम हो चुका है। जाओ एंजॉय करो बच्चे को, है ना? ठीक है, टेक केयर।
हम्म